वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब शो का वो हिस्सा जहां पर दर्शकों को इंतज़ार होता है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो कि हम करते हैं हमारे मेहमानों के ज़रिए। और आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल, और हमारे साथ जुड़े हैं अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सीधा हम रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। हमारे पहले दर्शक अमित भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं अशोकनगर जिले मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए। जी, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैम, और 2009 से मेरी सर्विस चल रही है। मेरा सवाल ये था, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है उसमें मैंने पूरी डिटेल भेजा हुआ है। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था मैडम कि मेरी एक बेटी है, 3 साढ़े 3 साल की लगभग अभी उसकी उम्र है। मेरा जो पूरा टारगेट है अभी उसी के ऊपर है, तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है 50 लाख रुपए और 30 लाख रुपए उसकी पढ़ाई और शादी के से। ठीक है। और मेरा आपने जो LIC की पॉलिसी ली है वो कौन सी है? मैडम, एक पॉलिसी है न्यू बीमा गोल्ड जो 2026 में कंप्लीट हो रही है, और दूसरी है जीवन सरल जो वो 2047 में कंप्लीट होगी। ओके, ठीक है जी। तो आपको चाहिए 22 साल के बाद 50 लाख, और बेटी की पढ़ाई के लिए आपको चाहिए बेटी की पढ़ाई के लिए आपको कितना चाहिए? 30 लाख 15 साल के बाद। चलिए, और आपने साथ ही होम लोन भी ले रखा है? जी मैम, मेरे पास एक होम लोन भी है 10 लाख रुपए का। उसकी EMI 9000 अप्रोक्सीमेटली जाती है, उसको भी 3 साल हो गए हैं। चलिए, आपने NPS में भी निवेश कर रखा है? NPS में मैम बाय डिफॉल्ट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोटे से 40% कटौती होता है, उसमें मेरा 10,000 समथिंग अमाउंट उसमें सैलरी से कट जाता है। ठीक है, आपने 4 साल से निवेश कर रहे हैं ना आप इन 5 फंड्स में? जी, 5 फंड में 4 साल से कर रहे हैं मैडम। मैं थोड़ा सा फोकस में यही जानना चाह रहा था, ये जो फंड है मैंने अपनी बेटी को फोकस में रखते हुए लिए हुए हैं, तो क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि इन्हीं फंडों के साथ आगे रहना चाहिए, इन्हीं में अमाउंट और इंक्रीज करना चाहिए, या इनमें से कोई फंड ऐसा है जिनको मैं ड्रॉप करके किसी दूसरे फंड को ऐड कर सकता हूँ, या किसी चिल्ड्रन फंड को ऐड करना चाहिए? बिल्कुल आपको बताएंगे। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, आपने एक गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाया है, जो कि हमेशा हम दर्शकों को भी समझाते हैं। पंकज जी, अमित के फंड्स आपको इनके लक्ष्य के मुताबिक कैसे लगते हैं? देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और लंबी अवधि के हिसाब से इक्विटी में निवेश किया हुआ है। लेकिन जो 4 फंड्स की यहाँ बात हो रही है उसमें से एक फंड जो है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, ये पहले मल्टी कैप फंड था, बाद में ये रिक्लासिफाई हो गया था एज अ फ्लेक्सी कैप। तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ समय में, और बेंचमार्क ने जहां रिटर्न्स पॉजिटिव दिए, इसने काफी नेगेटिव दिए हैं। हालांकि काफी बदलाव किए गए हैं पोर्टफोलियो में, फिर भी मैं सलाह दूंगा कि अगर अमित जी चाहें तो इस फंड से निकल सकते हैं। उसकी जगह पर ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आप बात करते हैं अमाउंट की, कि जितना लक्ष्य आपने लेके चल रहे हैं, अगर आप 4,000 रुपये निवेश करते हैं और हम 12% का कंपाउंडिंग ग्रोथ यहाँ पर एज्यूम करें, तो उस हिसाब से 15 साल में करीब 19 लाख रुपए आप इकट्ठे कर पाएंगे। पिछले 4 सालों में कुछ पूंजी आप जुटा चुके होंगे, पर उसको भी साथ में लेके चलें तो भी 50 लाख का टारगेट इससे पूरा होना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आपको इस अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे आप अगर 2,000 की SIP और बढ़ा सकें तुरंत, और फिर समय के साथ बढ़ाते जाएं, तो ये बेहतर रहेगा कि दूसरे गोल भी आपके हैं जिसके लिए आप पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश अच्छा है, उसमें आप कंटिन्यू कीजिए। वो आपके डेफिनेटली बेटी की शादी के लिए काम आएगा पैसा। और उससे भी उतना, जो 50 लाख की आप बात कर रहे हैं उतना, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आप साल का करेंगे तो वो शायद पूरा ना हो, थोड़ा पैसा आपको उसमें और भी ऐड करना पड़ेगा। पर समय लंबा है, तो समय के साथ आप राशि को बढ़ाते रहिए, SIP बढ़ाइए। और जो लोन आपने लिया हुआ है, ये सवाल आपका है कि वो EMI पे करते रहें या फिर उसको बढ़ाएं, तो जितनी EMI चल रही है उसकी उतनी चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पैसा बचता है, थोड़ा सेव और कर सकते हैं, तो जैसा कि दूसरे फाइनेंशियल गोल्स, चाहे आपकी बेटी की शादी या उसकी एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए आप पैसा जुटाएं, तो SIP बढ़ा दें। और टर्म इंश्योरेंस तो अच्छी चीज है,
लेकिन जो दो पॉलिसी के नाम बताए आपने अभी, जीवन सरल और साथ ही बीमा गोल्ड, दोनों ही पॉलिसी मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। हालांकि आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पैसा इस तरह की पॉलिसी में निवेश करना जहां पर कि रिटर्न्स बहुत ही कम एक्सपेक्टेड होते हैं और आपके टर्म इंश्योरेंस आपने लिया ही है, तो वो अगर ऐसा होता तो बेटर था। जीवन सरल से तो आप निकल भी सकते हैं क्योंकि वहां पर बीच में निकलने के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो जीवन सरल से आप एग्जिट करें, उसे सरेंडर कर सकते हैं। एक टाइम के बाद में आपको उसका एक फिक्स मैच्योरिटी मिल जाती है, तो आप वहां पर सरेंडर वैल्यू मिल जाती है, आप सरेंडर कर सकते हैं, ताकि वो जो पैसा बचेगा उसे आप SIP के जरिए निवेश करें, तो आपके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में आसानी होगी। चलिए, अमित भदौरिया जी, काफ़ी विस्तार से आपको पूरी समझाइश दे दी गई है पंकज जी द्वारा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं इनसे? हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसा सर ने बताया मुझे पूरी तरह समझ में आया। अगर सर कह रहे हैं कि मैडम ये जीवन सरल को आप 10 साल के बाद मैं सरेंडर कर सकता हूँ, ऐसा उसमें रूल्स है, मैडम कुछ पोर्शन अगर मैं डेट में रखना चाहूँ तो क्या इस पॉलिसी के साथ जाना बेटर होगा या मैं PPF का सहारा ले सकता हूँ? का सहारा लेंगे तो बेहतर होगा, PPF बेटर चॉइस होगी। और मैं तो कहूंगा कि जिस हिसाब से आप गोल लेके चल रहे हैं और लंबा समय है, तो अगर आप इक्विटी मार्केट को समझते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिस्क कम हो जाता है, तो मैं कहूँगा कि आप डेट में जाने की बजाय आप इक्विटी में ही निवेश करें, क्योंकि आपका जो NPS में रिडक्शन हो रहा है वो भी क्योंकि आपने बोला कि वो डिफॉल्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट का जो रिडक्शन है, तो उसका भी मेजर पोर्शन जो जाता है वो डेट में ही जाता है। और साथ में आप जो सुकन्या समृद्धि योजना कर रहे हैं वो भी पूरा डेट इन्वेस्टमेंट है, तो डेट में आपका इन्वेस्टमेंट पहले से ही काफी है, इक्विटी में कम है। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि यदि आप जीवन सरल को सरेंडर करते हैं तो आप इक्विटी में कीजिए, बाकी जैसा आपने पूछा आप बिल्कुल PPF में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक मित्तल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मित्तल साहब नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं जी? कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं कालका से बोल रहा हूँ, हरियाणा। अच्छा, बताइए क्या है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई है? मैम मुझे ये दो चीजें पूछनी है। मैंने इसमें SBI कांस्टेंट मैच्योरिटी में 10 लाख रुपया लगा रखा है। अच्छा, उसकी जो मार्केट वैल्यू आज 12 लाख है। तो जैसे सुनने में आता है कि जैसे जैसे रिजर्व बैंक अपने रेपो रेट बढ़ा रहा है तो रिटर्न कम होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मुझे अभी 4-5 साल इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या मुझे विड्रॉ करना चाहिए या कहीं ट्रांसफर करना चाहिए? नहीं फिर मुझे टैक्सेशन भी लगेगा, कि समय 2-2.5 लाख का मुझे प्रॉफिट है इसके अंदर, तो उसके बारे में सर मुझे मकसद बताएंगे, आपने इस फंड का चुनाव क्यों किया, किस मकसद से किया, आपका निवेश का नजरिया? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, आई एम 64 ईयर ओल्ड मैन। पैसा था लगा दिया, बस कोई ऐसा मकसद कोई कि मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये आपको किसी ने रेकमेंड किया था फंड? नहीं, मैं तो जी अपने आप पहले जब बिफोर रिटायरमेंट अपने आप ही देखता रहता था, जैसे आप लोगों का चैनल देख लिया, वो देख लिया कि कुछ पैसा लगा दिया भी टैक्स के अंदर, भी नियर टू रिटायरमेंट था, भी पैसा इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए मैंने उसमें एक तो उसमें लगा रखा है। एक मेरी SIP चलती है 10,000 रुपये पर मंथ की, SBI शॉर्ट क्या नाम मीडियम ड्यूरेशन फंड के अंदर है, उसमें भी 7-8 लाख रुपए आज की डेट में है। तो मुझे क्या करना चाहिए दोनों फंड के साथ? जैसे रेपो रेट बढ़ रही है RBI के, कोई दिक्कत तो नहीं है पैसे की? बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया सवाल। और अमित, मैं चाहती हूं कि सबसे पहले तो आप SBI मैग्नम कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड के बारे में जानकारी दें दर्शकों को। ये तो अशोक मित्तल साहब तो रिटायर्ड इंडिविजुअल है और इस लिहाज से इन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव और अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन की अप्रोच के तहत इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में डाला है, लेकिन किस तरह का फंड है, कामकाज कैसे करता है? जी श्योर। सो अशोक जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो कुछ हद तक सही है। SBI मैग्नम कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड जिन पेपर्स में इन्वेस्ट करता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जहां पे मैच्योरिटी 10 साल या उससे अधिक पीरियड की होती है। तो ऐसे जो डेट फंड्स होते हैं उसमें 2 तरह की चीजें हम अक्सर एनालाइज करते हैं। पहला,
क्रेडिट क्वालिटी ऑफ पेपर्स, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर्स हैं, तो ये टॉप नॉच क्रेडिट क्वालिटी है, AAA रेटिंग होते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, जो भी लॉन्ग टर्म पेपर्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, मतलब जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है इनकी एनएवीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म फंड्स रिस्की फंड्स हो जाते हैं। अब ये 10 ईयर पेपर का फंड है, अगर इस पैसे की आपको अगले 8-10 साल तक जरूरत नहीं है तो हो सकता है आप इसमें पैसा नहीं खोएं, लेकिन अगर आप इसकी वॉलेटिलिटी को ट्रैक करेंगे जो इंटरेस्ट रेट से ड्रिवन होता है तो आपको ये थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन लगेगा। मेरा सीनियर सिटीजन्स को हमेशा सजेशन ये होता है कि ऐसे फंड्स में लिक्विडिटी तो होती है लेकिन इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से रिटर्न्स में भी फ्लक्चुएशन बहुत हाई एंड लो हो जाती है, और अभी ये रिटर्न्स नीचे जाने वाले हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। तो मेरा सजेशन सीनियर सिटीजन्स को स्पेशली ये होता है कि अगर आपको ऐसे पेपर्स में पैसा लगाना है तो आप क्यों ना सीधे आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड खरीद लीजिए, उसमें 8 साल का लॉक इन होता है, उसमें 7-7.25% रिटर्न हो जाता है, आपकी इंटरेस्ट पे आउट चलता रहता है। हाँ, लिक्विडिटी का ऑप्शन चला जाता है। और अगर आपको रिस्की फंड में पैसा लगाना तो आप क्यों ना इक्विटी फंड में पैसा लगाएं। डेट फंड में रिस्क उठाने का कोई एडवांटेज नहीं दिखता। अगर आपको रिस्क उठाना ही है और आपका होराइजन 6 साल से ज्यादा है तो आप इंडेक्स फंड में, इक्विटी के इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं, लार्ज कैप फंड में पैसा लगाएं जहां पे मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से आपका वेल्थ ग्रो होगा। और जो आप एसआईपी कर रहे हैं, मैंने वो नाम नहीं सुना 10,000 रुपए महीने की, उसको चलते रहने दीजिए। आपका इक्विटी एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो का अगर 20-25% है तो आपको अच्छा इन्फ्लेशन बीटिंग पोर्टफोलियो ग्रोथ मिलेगा। तो इक्विटी में पैसे लगाएं, डाइवर्सिफाइड फंड में लगाएं, इंडेक्स फंड में लगाएं, लार्ज कैप फंड में लगाएं, जिसका विड्रॉल आप 6 से 7 साल के बाद कर सकते हैं, तभी वो आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा। मित्तल साहब कोई सवाल पूछना चाहते हैं अमित को? मैं ये पूछना चाहता हूँ एसबीआई कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी फंड का क्या करूँ, पड़ा रहने दूं पैसा या उसको निकाल लूं मैं पैसे को? अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है अगले 3 साल तक तो इस पैसे को वहीं रहने दीजिए, क्योंकि ये आपको इंडेक्सेशन का एडवांटेज देगा। अभी शायद आपने 3 साल कंप्लीट नहीं है, अभी विड्रॉ करेंगे तो इसका कैपिटल गेन आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से चार्जेबल हो जाएगा। तो इस पैसे को अगर आप अगले 2-3-4 साल की जरूरत नहीं समझते तो इसको वहीं रहने दीजिए। और हाँ, इसका जो नेगेटिव, जो इसका रिटर्न कम होगा उसको थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल स्टेबलाइज हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, इसमें आपको रिटर्न्स दिखना शुरू हो जाएगा। और सेकंड फंड शुक्रिया मित्तल साहब अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे दरअसल लोलाक हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, कॉन्ट्रा फंड में आपको निवेश रणनीति जाननी है? मतलब मैं लोलाक बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक्चुअली मैं पिछले 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में। मैंने अपने बेटे के लिए इन्वेस्टो कॉन्ट्रा फंड 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। मेरा बेटे की उम्र अभी 9 साल है और उसकी पढ़ाई के लिए मुझे चाहिए, तो वो पढ़ाई के लिए मुझे अमाउंट जो चाहिए होगा लगभग 15 साल बाद 17 से 80 लाख रुपए। तो क्या ये मेरे लिए उचित है? और उसके अलावा भी मैं मेरी जो रेगुलर SIP है लगभग 35,000 रुपये पर मंथ मैं करता हूँ, इसमें से अपना एक्सिस का फोकस 25 फंड है और एक ELSS है, दोनों में 5-5 हज़ार जाते हैं। एक्सिस का ही ELSS फंड है। उसके अलावा हमारे पास मतलब मेरे पास रिलायंस का वैल्यू फंड है जिसमें 5,000 रुपये जाते हैं और 3 फंड है HDFC के, जो पहले अपने बनाम तो मैंने बताया पहले HDFC इक्विटी। ये डिटेल्स तो आपने हमें दी नहीं, हालांकि कॉन्ट्रा फंड में आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है। कोई खास वजह कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई के लक्ष्य का जो आपका जो लक्ष्य है इसी फंड के जरिए आपने पूरा करने के बारे में क्यों सोचा? एक्चुअली मैडम देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं बट एक ये फंड मैंने उसके नाम से लिया था कि इसका जो पैसा होगा वो उसकी स्टडी ले ही नहीं करूँगा। तो इस वजह से मैं जाना था कि मुझे एटलीस्ट अगले 15 साल में मुझे करीब 80 लाख रुपए चाहिए। तो क्या ये मेरे लिए जो मेरा कॉर्पस उतना हो पाएगा या मुझे अपनी SIP बढ़ानी पड़ेगी? चलिए पंकज जी बताएं क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कॉन्ट्रा फंड होता है ये कॉन्ट्रा स्टाइल, मतलब कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जिनमें अभी दूसरे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ना हो, तो ये वैल्यू ओरिएंटेड
फंड होते हैं बेसिकली वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में ये स्कीम्स इन्वेस्ट करती हैं, और काउंटर रेंज स्टाइल्स यानी कि थोड़ा सा लीग से हटकर इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये एक तरह से थीमेटिक आप कह सकते हैं उस तरह का पिकअप होता है। तो ये स्कीम तो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्कीम में आप इन्वेस्ट करने की बात सोच रहे हो तो फिर मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यदि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, उनमें से ये एक स्कीम है, तो ऐसे में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो जैसे आपने कहा कि हालांकि बेटे के नाम पे एक ही स्कीम है, लेकिन आपके पास और भी काफी इन्वेस्टमेंट है, तो आप कंटिन्यू रख भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ये सवाल है कि जितना पैसा चाहते हैं उतना क्या इससे इकट्ठा हो पाएगा, तो डेफिनेटली, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको अच्छे राशि की जरूरत पड़ेगी, तो आप अमाउंट को बढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि 5,000 की SIP कर रहे हैं आप, तो आपको समय के साथ इसको बढ़ाना भी होगा या बढ़ाइए। तो जैसे मैंने कहा कि यदि आप इस फंड में रहना चाहते हैं तो कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि डाइवर्सिफाइड फंड में जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हो, उसमें आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहें तो फिर फ्लेक्सी कैप में निपॉन या मल्टी कैप में निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड भी अच्छी चॉइस हो सकती है। चलिए, ये बदलाव आपको सुझाए गए हैं और इसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन और भी दर्शक हैं जो अपने सवाल शो पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक एक करके उस पर जाएंगे, लेकिन चलिए सीधा आप रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। तो अमित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं निवेश का गुरु मंत्र आपके मुताबिक क्या है आज का? देखिए, मैं एक बिहेवियरल साइकोलॉजी पे आधारित एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं कि जब भी आपका फाइनेंशियल गोल 2 से 3 साल के डिस्टेंस में हो तो अपना पैसा इक्विटी फंड से निकाल दें और उसको डेट फंड में डाल दें। आप मार्केट रिस्क के साथ आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये गोल का पैसा कम हो सकता है। होता क्या है, जब राइजिंग मार्केट होता है तो हर कोई सोचता है कि अगले 2 साल में भी मार्केट राइज करेगा, लेकिन कभी कभी करेक्शंस हो जाते हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो जाते हैं, नेशनल इवेंट्स हो जाते हैं, जिससे मार्केट में करेक्शन आ सकती है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी होता है, ना कि कंटिन्यूअस ग्रोथ। तो जब भी आपका गोल नजदीक हो, प्लीज पैसे को इक्विटी से निकाल के डेट फंड में डालें, और जब भी गोल बहुत दूर हो तो करेक्टिव साइकिल से घबराएं नहीं, उसमें कंटिन्यूड रहें, इन्वेस्टेड रहें, और उसमें हो सके तो SIP के थ्रू पैसा ऐड करते रहें, क्योंकि ये करेक्टिव साइकिल है जो आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट देता है और कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देता है, अगर गोल आपका 5 से 6 साल से ज्यादा दूर है। लेकिन गोल नजदीक है तो प्लीज पैसे को बचाएं और स्विच करें इक्विटी से डेट फंड में। चलिए, बहुत उम्दा राय आपने दी है। खास तौर से इस तरह के उतार चढ़ाव के माहौल में अगर आपका लक्ष्य नज़दीक आ रहा है तो आपको और सतर्कता बरतनी चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से अपने पैसों को निकालना चाहिए। लेकिन पंकज जी बताएं, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा? मैं कहूंगा कि निवेशकों को देखिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन गोल सेट करते समय जो भी आप गोल सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि निवेशक बहुत बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं। अब आप यदि किसी एक्सपर्ट को पूछेंगे या खुद भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो अमाउंट आपको मालूम चल जाएगा कि इतना पैसा अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप कितना सेव कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। तो इसके लिए इस बात पर भी ध्यान दें कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि मुझे कितना पैसा इकट्ठा करना है और उसके लिए कितना करना चाहिए। तो क्योंकि होता यह है कि जब आप बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट ले लेते हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है, और इसके लिए आप रियलिस्टिक टारगेट के साथ चलें और समय समय पर उसे ट्रैक करते रहें कि आप कितना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वो सही टारगेट है, कितना बढ़ाना है, क्या करना है, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका टारगेट एक सही गोल आपने तय किया होगा। चलिए, तो दोनों ही हमारे मेहमानों ने आपको निवेश के गुरु मंत्र बताए हैं और ये ऐसे गुरु मंत्र हैं जो आपको अपनी पूरी निवेश जर्नी में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने साथ रखने हैं। कमल गोयनका साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि अमित से सवाल पूछेंगे। कमल साहब नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैम, हमने 5 SIP लिया है, निपन मल्टी कैप 2000
SBI स्मॉल कैप 2000, SBI फोकस फंड 2000 और एक्सिस मिड कैप 2000 और निपन बैंकिंग एंड फाइनेंस 2000। इसके अलावा 2 फंड और चल रहे हैं, कैनरा रोबोको ब्लू चिप वो भी 2000 का और HDFC लार्ज एंड मिड कैप 2000। मेरे ख्याल से आपने जो हमें सवाल भेजा है या जो हमारे पास है उसके तहत ये पूछा जा रहा है कि आपने जो 5 साल तक SIP की है उसके बाद आपको SWP की रणनीति कैसे अपनानी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अमित जो है आपको इसी सवाल पर जवाब दे। अमित बताएं किस तरह से इनको SWP की जो प्रोसेस है वो लागू करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पर। जी, पहले मैं कमल जी को ये बोलूंगा कि जो 15,000 की SIP ये 5 साल करेंगे, अगर वो 10-11% का एवरेज रिटर्न देता है तो ये 5 साल में 11.5 या 11,60,000 इकट्ठा कर सकते हैं। अब अगर इनको इस पॉइंट से जब वो 5 साल कंप्लीट होते हैं SIP के, उनको विड्रॉल शुरू करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए, जो कि हर मंथ आप अमाउंट डिसाइड करते हैं कि इतना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है हर महीने। तो ये अगर 20,000 का विड्रॉल सेट करेंगे तो ये आराम से करीब 68 मंथ्स तक विड्रॉ कर सकते हैं, वो 11,60,000, प्रोवाइडेड कि वो 11,60,000 कमल जी ने इक्विटी से डेट फंड में डाल दिए कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए और वहां पे 5-6% की रिटर्न उनको मिल रही है। तो 68 मंथ्स मतलब 5 साल और 8 महीने का उनको 20,000 रुपए का SWP मिल सकता है। हमें ध्यान ये देना है कि उन्होंने 5 साल तक 15,000 का SIP किया और वो 5 साल 8 महीने तक 20,000 का SWP करके अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और नीरज बंसल साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ मैडम, नीरज बंसल। जी, तो अब तक मेरे ख्याल से आपने अपने लिए जो निवेश रणनीति बना रखी है उसके तहत आपका जो निवेश का पूरा अमाउंट है वो लगभग 50 लाख के आसपास का है। रिटायरमेंट, बेटी की शादी, एजुकेशन के लिए आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है और पंकज जी के पास मेरे ख्याल से आपके फंड्स की तमाम डिटेल्स तो हैं। मुझे ये बताएं जो लक्ष्य आपने रखे हैं वो कितने कितने साल में पूरे होने वाले हैं सर? मैं जो लक्ष्य रखे हैं वो 10 साल में मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, 12 साल में मुझे अपना रिटायरमेंट प्लान करना है एंड मेरी एज करीब 49 है। अच्छा, तो कोई कॉर्पस आप मुझे बताएंगे आपको कितने सालों के बाद चाहिए होगा? हाँ, मुझे 10 साल बाद अपनी रिटायरमेंट के लिए करीब चाहिए 2 करोड़ रुपए और 12 साल बाद मुझे करीब बेटी की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए भी करीब 2 करोड़ रुपए। सर 14 फंड आपने पोर्टफोलियो में क्यों डाले हैं? नहीं, मैंने आप लोगों के चैनल देख के, 18 नाउ चैनल देख के ही सीखा है लास्ट 4-5 ईयर में। अच्छा, और जो मुझे अच्छे लगे आप लोगों के गाइडेंस से वही मैंने लिए। हम बिल्कुल ये फंड के नाम तो सुझाते हैं लोगों को, साथ ही ये भी बोलते हैं कि इतने सारे फंड्स पोर्टफोलियो में नहीं रखने चाहिए। देखिए, डुप्लीकेशन होती है, ओवर डिवर्सिफिकेशन होती है, मुनाफा आपको यहाँ पर नहीं होगा बल्कि मैनेज करने में, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में दिक्कत जरूर हो जाएगी। लेकिन चलिए, सही जगह सवाल भेजा है, पंकज जी सहायता करेंगे। पंकज जी, छांट देते हैं इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा। देखिए, इन्होंने खुद, नीरज जी आपने SIP स्टॉप कर दिए कुछ स्कीम में ऑलरेडी, तो अभी जो स्कीम्स हैं इसमें से ज्यादा स्कीम तो अच्छी ही हैं, लेकिन बस जैसा कविता ने भी बताया कि बहुत सारी स्कीम्स इकट्ठी हो गई हैं। एक तो आपके पास जो सुंदरम मल्टी कैप फंड है, मेरे हिसाब से इससे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, तो एक स्कीम तो कम से कम हो ही जाएगी पोर्टफोलियो से। और साथ ही एक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोटक लो ड्यूरेशन में। अब ये क्योंकि डेट स्कीम है तो यदि आपने कंटिजेंसी रखी हुई है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आप इसको वेल्थ क्रिएशन के लिए रखना चाहते हैं तो इससे आप एग्जिट कर सकते हैं। ये सुटेबल नहीं है वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो ये 2 स्कीम आप बदलाव कर सकते हैं। और यदि आप सुंदरम मल्टी कैप फंड से एग्जिट करते हैं तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें बढ़ा सकते हैं, वो एक अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही जहां तक गोल का सवाल है, आप मेरे हिसाब से जो आपने अमाउंट अभी चल रहा है लगभग 65,000 की SIP आप कर रहे हैं, क्यों नीरज जी? सही है अमाउंट 65,000 की SIP कर रहे हैं आप?
हाँ जी बिल्कुल सही है जी। तो इसको ना जो आपने गोल बताए हैं, क्योंकि आपको मालूम है म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मतलब गारंटीड तो नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में इक्विटी से आप 12% का CAGR एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि यदि आप 65 को बढ़ाकर 90,000 से 1 लाख तक लेके जा सके और साथ ही हर साल इस अमाउंट को 10% से बढ़ा सके, अगर इतना पॉसिबल हो, तो फिर जो आपने लक्ष्य बताए हैं कि 2 करोड़ रिटायरमेंट, 2 करोड़ बेटी के लिए और उससे पहले, ये अचीव करना पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अभी लगभग 50 लाख के आसपास आपने बताया कि आपके पास है वो पैसा, और जो नया निवेश कर रहे हैं वो करने के बाद ये सब गोल आपके अचीव हो पाएंगे। थोड़े गोल आपके बड़े हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज बंसल साहब सवाल भेजने के लिए। उम्मीद करते हैं कि पंकज जी की सलाह आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ पंकज जी आपका और तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की सहायता की उनके आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन एक नंबर आपको बता देते हैं जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का, क्योंकि यही एक लौता शो है जहां पर हम आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं, आपको बताते हैं कैसे आपको अपने आर्थिक लक्ष्य पूरे करने हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।